हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। वे आराम से वहां बैठे थे, इसलिए अगर वह सावधान रहता तो उनके पास उसे रोकने का सबसे अच्छा मौका नहीं था। ये डू लियांग के हाथों मरने से बेहतर था, जो एक भयानक रीपर जैसी मुस्कान के साथ होन की ओर बढ़ रहा था। वह पीछे मुड़ा और उड़ने लगा। दुर्भाग्य से वह गलत था। उसने सोचा कि अगर वह तेज होगा तो भाग सकता है। वह गलत था। उसने उड़ना शुरू ही किया था कि उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। उसे ये भी नहीं पता था कि वास्तव में उसे किसने मारा, क्योंकि उसकी दुनिया अंधकार में हो गई थी। मृत शरीर के पास एक आत्मा तलवार तैरती हुई आई, जो कियांग यू की ओर वापस लौटी, जिसने आत्मा तलवार की मूठ पकड़ ली तथा उसे अपने भंडारण रिंग में वापस भेज दिया। तुमने मेरा आखिरी शिकार ले लिया। मैं इसका आनंद लेना चाहता था, डू लियांग ने आंखें घुमाते हुए कहा। वो मेरी ओर आ रहा था, मुझे हमला करने का पूरा अधिकार था, कियांग यू ने खड़े होते हुए डू लियांग से कहा। उसने अपनी बाहें फैलाते हुए जम्हाई ली, जैसे कि यह कोई गंभीर बात नहीं थी। जो भी हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने उसे मार दिया है। हमारे पास अभी भी कुछ घंटे बचे हैं। मैं जाकर देखूंगा कि क्या मैं कुछ मौज मस्ती करने के लिए और भी स्पिरिट रियल्म बीस्ट ढूंढ सकता हूं। अब जब मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। शीर्ष रैंक हमारा है, डू लियांग ने सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। वो जल्द ही वापस मुड़ा और चला गया, उनकी नजरों से ओझल हो गया। वे तीनों अभी भी नहीं आए। दक्ष ने खड़े होते हुए सोचा, मेन कियान और उसकी टीम के सदस्य ही ऐसे थे जो नहीं आए थे। क्या उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, या फिर उन्होंने बादल नहीं देखे? उसने सोचा। उन्हें यह नहीं पता था कि वे यहाँ आ रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ते में एक 3 पत्तियों वाला सुनहरा फूल देखा और उसे लेने के लिए रुक गए। इस समय वे तीनों एक संत दायरे के जानवर से लड़ रहे थे, इसलिए वे अभी तक यहाँ नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति को गलत समझते हुए दक्ष ने सोचा कि वे अगले कुछ दिनों तक यहाँ इंतजार करने पर भी नहीं आएंगे। चूंकि वह उन्हें नहीं ढूंढने वाला था, इसलिए उसने अपने समय का उपयोग और अधिक फूल ढूंढने में करने का फैसला किया ताकि उसे अच्छी रैंक मिल सके। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो उसे रास्ते में जीशान भी मिल सकता है। वो दूर जाने लगा। जाते समय उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसने बिना पीछे देखे पूछा। क्या हमने अपनी बातचीत पूरी नहीं की? उसने आगे पूछा। मैं तुम्हें शीर्ष रैंक लेने में मदद करूंगा और मैं तुम्हारे साम्राज्य में तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। बदले में तुम मुझे बेनकाब नहीं करोगे। तुम अब मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो? मैं बस ये सुनिश्चित कर रही हूँ कि तुम भाग न जाओ। मैं किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करूंगी, बस मेरे साथ हवा की तरह व्यवहार करो। कियांग यू ने दक्ष को उत्तर दिया। उसने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। चेह, तुम्हें अपने ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है। ठीक है, मेरी परछाई बन जाओ, मुझे परवाह नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया और अपनी आंखें घुमाई। वो पूरे दिन जंगल में घूमता रहा। इस यात्रा में उसे कुछ जानवरों का सामना करना पड़ा जिन्हें उसने आसानी से मार डाला। दुर्भाग्य से उसे कोई 3 पत्ती वाला सुनहरा फूल नहीं मिला। वो एक पत्थर पर बैठकर थोड़ा आराम करने के लिए गया। तभी उसने दूर से कुछ चमकता हुआ देखा। यह एक सुनहरा फूल था, जिसकी आश्चर्यजनक रूप से कोई संत क्षेत्र का जानवर उसकी रखवाली नहीं कर रहा था। वो फूल की ओर चलते हुए खड़ा हो गया। वो फूल तोड़ने के लिए उसे छूने ही वाला था कि पूरी दुनिया धुंधली होने लगी। सब कुछ सफेद हो गया। ये कुछ सेकंड तक ही चला और फिर रोशनी गायब हो गई। दक्ष ने खुद को वापस शाही महल में पाया। उसने चारों ओर देखा और देखा कि कियांग यू उसके पास था। डू लियांग भी कुछ दूरी पर खड़ा था। बिंग लुई और उसकी टीम भी कुछ अन्य टीमों के साथ यहाँ थी। वापस स्वागत है। विशेष क्षेत्र के अंदर आपका समय समाप्त हो गया है। आप में से कुछ लोग अभी भी भ्रमित हो सकते हैं क्योंकि आपको अचानक विशेष कारण से बाहर धकेल दिया गया है, लेकिन आप सभी रॉयल पैलेस में वापस आ गए हैं। परीक्षण समाप्त हो गया है। एक आदमी की आवाज सभी के कानों में पड़ी, जिससे दक्ष को समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है।
आपके टोकन के कारण स्कोर पहले से ही हम सभी के सामने है, सम्राट ने सभी को सूचित किया। तुम्हारी दुनिया भी तुम्हारा स्कोर जानती है, खुद देखने के लिए तुम अपनी बाईं ओर मुड़ सकते हो, सम्राट मेंग ने सभी को सूचित किया क्योंकि उन्होंने एक दर्पण की ओर इशारा किया जो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। क्या केवल इतने ही प्रतिभागी बच पाए? मेंग हुलिंग ने स्कोर देखते हुए आश्चर्य से कहा। इसमें 60 लोग शामिल हुए थे। उन 60 लोगों में से सिर्फ 20 ही जिंदा बचे थे। हालांकि स्कोर कार्ड में सभी 60 लोगों के नाम थे, लेकिन सिर्फ 20 लोगों की मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि यह साधारण सा दिखने वाला मुकदमा कितना खतरनाक था। वो यह नहीं जानता था कि उसके स्वर्णिम फूलों को पाने के लिए यह मुख्यतः डू लियांग और उसके विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई का ही परिणाम था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं, क्या हुआ? डार्क वर्ल्ड के संरक्षक ने आश्चर्य व्यक्त किया क्योंकि वो निंग और अन्य को खोजने में असफल रहा। उसने सम्राट मेंग की ओर देखा। तुम्हारे विशेष क्षेत्र में कुछ गड़बड़ है। निंग और अन्य अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। अपना विशेष क्षेत्र फिर से खोलो, मुझे उन्हें वापस लाना है, उसने आवाज लगाई। सम्राट मेंग ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, जो जीवित हैं वे पहले से ही यहाँ हैं, जो यहाँ नहीं है वे निश्चित रूप से मर चुके हैं। तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस पर यकीन कर लूंगा? यहाँ कोई भी उन्हें मारने की क्षमता नहीं रखता। वे अभी भी अंदर जिंदा होंगे। मुझे खेद है, लेकिन वे नहीं है, सम्राट मेंग ने उत्तर दिया। जहां तक उन्हें मारने की क्षमता की बात है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस जगह पर कई संत क्षेत्र के जानवर हैं। हो सकता है कि उनका अहंकार उनकी बर्बादी का कारण बन गया हो, या शायद यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी भी जीवित है, उसने। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। उन्हें मार दिया हो, उसने आगे कहा। ये कहते हुए उसकी नजर डू लियांग पर पड़ी। डू लियांग को समझ आ गया कि सम्राट क्या कहना चाह रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। उन्होंने कहा, काश मैंने ही ऐसा किया होता। दुर्भाग्य से मुझे उनसे मिलने का अवसर भी नहीं मिला। मैं खुद को बहुत बदकिस्मत मानता हूँ कि मैंने उन्हें नहीं मारा। सम्राट मेंग ने पूछा, क्या यहीं किसी और ने उन्हें मारा था? सबने अपना सिर हिलाया। वे अवश्य ही कोई संत लोक का जानवर होंगे, सम्राट ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने आगे बोलने से पहले डार्क वर्ल्ड के संरक्षक की ओर देखा। किसी भी मामले में वे मर चुके हैं और वे केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकते हैं कि उन्होंने सावधानी नहीं बरती। इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को यहाँ समान स्तर का जोखिम था। आप असफलता के लिए केवल तभी खुद को दोषी ठहरा सकते हैं जब आप परीक्षण के दौरान मारे गए हो, कोई और नहीं, सम्राट ने अपना सिर हल्के से हिलाते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, खैर मुकदमा समाप्त हो गया है और स्कोर सबके सामने है। पहला स्थान और शीर्ष रैंक 2 स्वर्ण फूल, 2 संत क्षेत्र के जानवरों और 75 कमजोर जानवरों को मारने के साथ डू लियांग को जाता है। विरोधियों को मारने के लिए उन्हें बोनस अंक भी मिले, उन्होंने दर्पण में देखते हुए घोषणा की। दूसरा स्थान मेरे बेटे मेन कियान को जाता है, जिसने 2 स्वर्ण पुष्प और 2 संत क्षेत्र के जानवरों के शव प्राप्त किए, साथ ही 17 कमजोर जानवरों को मारा। तीसरा स्थान पे जेन को 1 स्वर्ण फूल के लिए जाता है। चौथा स्थान कियांग यू, 5वां मेंग हुलिंग। उन्होंने शीर्ष 10 के नामों की घोषणा की, हालांकि हर कोई पहले से ही देख सकता था। स्कोर कार्ड के आधार पर यह तय हो गया है। अगला चरण फेंगशू की दुनिया में होगा। जो चुने गए हैं उन्हें शुभकामनाएं। आप यहाँ 2 दिन और रुक सकते हैं या अभी फेंगशू के लिए निकल सकते हैं। जो असफल हुए हैं वे अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं, उन्होंने हॉल में मौजूद लोगों पर नजर घुमाते हुए कहा। अपनी घोषणा समाप्त करने के बाद वो जीशान की ओर चला गया। तुम तीनों मेरे साथ आओ, उसने जीशान और अपने बेटों से कहा और फिर वापस मुड़ा और जाने लगा। दक्ष ने जीशान को जाते हुए देखा। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि जीशान यहाँ क्यों आया था, उसके साथ क्या हुआ था और सम्राट ने उसे यहाँ क्यों भेजा था।
किसी भी स्थिति में उसे एहसास हुआ कि कुछ न करना ही बेहतर था। अगर उसने जीशान को अभी रोक दिया तो सब कुछ जोखिम भरा था। अगर उसने उन्हें नहीं रोका तो जीशान, मेन कियान और मेन हुलिंग दूसरे चरण के लिए उनके साथ फेंगशु आने वाले थे। वह ऐसी जगह होगी जहां उसके पास बेहतर मौका होगा। सम्राट मेन वहां नहीं होगा, वो वांछित व्यक्ति भी नहीं होगा। इसके अलावा उसके पास खुली छूट होगी, वो सब कुछ करने में सक्षम होगा। क्या हमें चले जाना चाहिए? डू लियांग के साथ मौजूद संरक्षक ने पूछा। हाँ, मजा तो खत्म हो चुका है, चलो चलें। डू लियांग ने सिर हिलाकर अनुमति दी। दक्ष को लगा कि गाजियन शायद डू लियांग के साम्राज्य से है, इसीलिए उसने कियान यू से अनुमति नहीं मांगी। जहां तक उसका सवाल है, गाजियन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अधिकाधिक लोग स्कूल छोड़ने लगे। जो लोग अपनी अच्छी रैंक के कारण अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने में सफल रहे थे, वे खुश थे। जो असफल हुए, वे परेशान थे। ये बेवकूफी है। जो लोग रैंक में ऊपर हैं, वे अब जीवित भी नहीं हैं। वे कोई पद क्यों लेते हैं और हमें क्यों खत्म किया जाना है? कुछ प्रतिभागियों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने जो स्कोर हासिल किया था वो अभी भी बरकरार था। इस वजह से उनकी रैंक भी बरकरार थी। योग्य लोगों में से बहुत से नाम ऐसे थे जो पहले ही मर चुके थे। एस्टेरिया साम्राज्य का एक मंत्री पीछे रह गया था। उसने लोगों की जिज्ञासाएं सुनी जो लगातार इस ओर इशारा कर रहे थे। उसने अपने होंठ खोले और स्पष्टीकरण देना शुरू किया। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। रैंक के आधार पर ही तय होता है कि अगले चरण में किसे चुना जाएगा। अगर वे मर भी गए हैं तो भी हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगले चरण में कम लोग हिस्सा लेंगे। उनकी मौत का मतलब आपकी सफलता नहीं है। उन्होंने आगे कहा, यह सही है। यदि आपको आपकी रैंक के कारण चुना गया और कल आपकी मृत्यु हो गई तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आपकी जगह किसी और को दे दी जाएगी? क्या लोग दूसरे चरण में स्थान पाने के लिए उम्मीदवारों को मारने की कोशिश नहीं करेंगे? इसलिए हमारे और आपके नेताओं ने यह निर्णय लिया। ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगले चरण में केवल 9 लोग ही हिस्सा लेंगे? केवल 9 लोग ही सब कुछ तय करेंगे? एक युवा ने पूछा, जो अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। यदि आपको अभी भी शिकायत है तो आप वापस जाकर अपने शासकों से शिकायत कर सकते हैं। आखिरकार यह निर्णय उन्होंने ही लिया था। मंत्री ने उत्तर दिया और सारी जिम्मेदारी उनके नेताओं पर डाल दी। वह भी पीछे मुड़ा और चला गया। अगले चरण में अच्छी रैंक पाने का कोई मौका न देखकर युवा लोग वहां से जाने लगे। यहाँ रहना बेकार था। वापस जाकर वे अपने शासकों से शिकायत ही कर सकते थे। डू लियांग भी दक्ष और कियान यू के साथ चले गए। उन्होंने यहाँ न रुकने का निर्णय लिया और तुरंत चले गए। वे सीधे शाही महल की गहराई में चले गए, जहां एक विशेष द्वार रखा गया था। यह वही द्वार था जहां से वे आए थे। रास्ते में कड़ी सुरक्षा थी, इतनी कि दक्ष भी हैरान रह गया। अधिकार की कमी के कारण वह महल के इस हिस्से में नहीं गया था। अब चूंकि वो डू लियांग और कियान यू के साथ था, इसलिए वह आसानी से प्रवेश करने में सक्षम था। वे एक सुनहरे दरवाजे पर पहुंचे, जिस पर 2 अधेड़ उम्र के पहरेदार पहरा दे रहे थे। पहरेदारों ने उन्हें नहीं रोका। इसके बजाय उन्होंने अपनी विशेष चाबी से सुनहरे दरवाजे खोले और फिर एक तरफ चले गए। दरवाजा खोला गया तो अंदर एक छोटा सा कमरा दिखा। कमरा सिर्फ 10 लोगों के लिए ही बड़ा था। जमीन पर खून और तरल सोने से बनी एक बड़ी संरचना बनी हुई थी। कमरे के अंदर कदम रखने से पहले दक्ष ने आखिरी बार चारों ओर नजर डाली। अब यहाँ से जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं वापस आऊंगा, उसने सोचा और कियान यू के पास जमीन पर बनी संरचना के ऊपर कदम रखने से पहले उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। तैयार हो? गाजियन ने सभी से पूछा। हाँ, संरक्षक ने कुछ शब्दों का जाप करना शुरू किया। ये शब्द कुछ ऐसे थे जिन्हें दक्ष ने पूरी तरह याद करने की कोशिश की। जाप पूरा होने के बाद संरचना धीरे धीरे चमकने लगी। ये चमकती हुई बंद होने से पहले चमकती रही। हालांकि सब कुछ वैसा ही लग रहा था
कमरे सहित दक्ष ने उस जगह का आकार बदल दिया जिसे उन्होंने अभी टेलीपोर्ट किया था। आसपास की क्यूई अलग लग रही थी। ये बिल्कुल सघन या शुद्ध नहीं थी, लेकिन इसकी प्रकृति अपने मूल में अलग लग रही थी। दक्ष कियान यू के करीब रहा। वो अकेली थी जो उसके बारे में जानती थी, और वह भी वही थी जिससे उसे लड़ना था। तब तक उसे ऐसा नहीं लगा कि वह किसी खतरे में है। जहां तक लड़ाई की बात है, वह भी डरावनी नहीं थी क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। ऐसा नहीं था कि यह मौत की लड़ाई होने वाली थी। दक्ष ने कियान यू से युद्ध का वादा किया था और वह जाने से पहले इसे निभाने वाला था। उसने पूरी योजना बना ली थी। वह दूसरे चरण में भाग नहीं लेना चाहता था। कियान यू से लड़ने का अपना वादा पूरा करने के बाद वह जाने वाला था। वो पिछले कुछ सालों में एस्टेरिया के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में स्वतंत्र रूप से कुछ जानकारी एकत्र करने जा रहा था। अगर हालात बहुत बुरे नहीं होते तो वह पेई जैन के विश्वासघात और उसकी योजना के बारे में उसे बताकर कियान यू की मदद लेने वाला था। डू लियांग सबसे पहले वहां से चला गया। कियान यू डू लियांग के पीछे चलते हुए दक्ष के करीब आ गई। दक्ष ने देखा कि वह उसके करीब आ रही है। उसने देखा कि वह अपने रसीले होठों को उसके गालों के करीब ले आई है। दुर्भाग्य से ये चुंबन के लिए नहीं था। वह अपने होठों को उसके कानों के करीब ले आए। पेई जैन का दूत आपको ट्रिसियन साम्राज्य में ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहा होगा। बस उसे बताइए कि आप मेरे कियानदी साम्राज्य की यात्रा करना चाहते हैं। आपको अभी भी मुझसे एक लड़ाई लड़नी है और हम कियानदी में ही लड़ेंगे। अगर आपने वैसा नहीं किया जैसा मैंने कहा तो आप कल्पना कर सकते हैं। उसने उसके कानों में फुसफुसाया। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ सिर हिला दिया। उसे ट्रिसियन साम्राज्य में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वह दुश्मनों की मांद में जाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था, खासकर तब जब उसने ही उनके राजकुमार को मारा हो। वे तीनों उस स्थान पर गए जो शाही महल के सिंहासन कक्ष जैसा प्रतीत हो रहा था। हॉल में एक अधेड़ उम्र का आदमी सिंहासन पर बैठा था। हॉल के दोनों ओर सीटों की दो कतारें थीं जिन पर सेनापति और मंत्री बैठे थे। महाराज, आपका पुनः स्वागत है और सर्वोच्च रैंक पाने के लिए बधाई। हम आपको बता नहीं सकते कि हमें कितना गर्व है। पूरा साम्राज्य आपकी उपलब्धि का जश्न मना रहा है। डू लियांग नाखुश लग रहा था क्योंकि उसने सभी मंत्रियों से प्रशंसा सुनी जो एक के बाद एक उसके स्वागत के लिए खड़े हो रहे थे। आपने इसे पहले ही साम्राज्य में फैला दिया है, उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जिस मंत्री ने ये खबर फैलाई थी वो शर्मिंदा लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसके पास एक स्पष्टीकरण था। ये सम्राट ही था जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। दुर्भाग्य से वो सम्राट को बस के नीचे नहीं फेंक सका। हा लियांग, मंत्री हु को माफ कर दो। अपने उत्साह में वह भूल गया कि जब तुम्हारी उपलब्धियों का साम्राज्य में प्रचार किया जाता है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया और उसने ऐसा कर दिया। सिंहासन पर बैठे सम्राट ने हंसते हुए कहा। सम्राट ट्रिसियन सम्राट के विपरीत एक अच्छे व्यक्ति की तरह लग रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान सच्ची लग रही थी। वह हमेशा गंभीर दिखने वाले लोगों की तरह नहीं थे। इसके बजाय वह ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहे थे जो साम्राज्यों को जीतने की कोशिश करने से ज्यादा अपने बेटे पर प्यार लुटाना पसंद करते थे। पिताजी, क्या आप वाकई सोचते हैं कि मैं नहीं जान पाऊंगा कि आप ही इस सब के पीछे हैं? आप कब जानेंगे? डू लियांग सम्राट के बिल्कुल विपरीत लग रहा था। वो बिल्कुल पिता जैसा लग रहा था जो अपने बेटे को शरारती होने के लिए डांट रहा था। सम्राट ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए मासूमियत से सीटी बजाना शुरू कर दिया। दक्ष ने बड़ी उलझन के साथ सब कुछ देखा। क्या वे वास्तव में पिता और पुत्र थे जो इस दुनिया के सबसे मजबूत साम्राज्य पर शासन करते थे? वे दो युवाओं की तरह क्यों दिख रहे थे जो दूसरों की परवाह किए बिना आपस में मजाक करना पसंद करते थे? बादशाह को अनजान बनते देख उसके अंदर हंसने की इच्छा भी हुई। वह चाहता था कि सभी परिवार ऐसे ही हों। उसने ये भी देखा कि कोई उसकी ओर देख रहा था। अपनी बाईं ओर देखने पर उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी सीट पर बैठा हुआ उसकी ओर देख रहा था। उस आदमी ने सम्मानपूर्वक अपना सिर हिलाया, जैसे दक्ष की नजर उस पर पड़ी हो, मानो वो उसका अभिवादन कर रहा हो।
यह वही व्यक्ति होगा जो मुझे ट्रिसियन वापस ले जाने के लिए यहाँ आया है, उसने सोचा, क्योंकि वह दृष्टि को समझ गया था। वो आदमी खड़ा हो गया। महाराज, अब जब मेरा राजकुमार वापस आ गया है तो मैं भी विदा लेता हूँ। वो दक्ष की ओर चला और उसके सामने खड़ा हो गया। हाँ, इतनी जल्दी? हम जल्द ही दावत करने जा रहे हैं। चलो, हमें बचाने की कोशिश करना बंद करो। मैं वादा करता हूँ कि हमारा खाना बढ़िया होगा। सम्राट ने जोर से हंसते हुए जवाब दिया। यह एक खुशी का मौका है, उदास मत हो। महाराज, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सम्राट जी भी अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। बेहतर होगा कि मैं देर न करूं, ट्रिसियन के दूत ने क्षमा मांगते हुए कहा। चेह, ठीक है। अगली बार जब मैं इस काम के लिए जी से मिलूंगा तो मैं उसे 2 ड्रिंक पीने के लिए कहूंगा। उससे कहो। सम्राट ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। मैं महामहिम को सूचित करूंगा, दूत ने पीछे मुड़कर दक्ष की ओर देखने से पहले कहा। महामहिम, चलिए चलते हैं। दक्ष ने उसे शून्य दृष्टि से देखा और फिर अपना सिर हिलाया। मैं अब नहीं आऊंगा। मैंने कियान यू से वादा किया है कि मैं उसके साथ कियानदी जाऊंगा, उसने दूत से कहा। लेकिन महाराज, कुछ मत बोलो। मैंने उससे पहले ही वादा कर दिया है। वापस जाओ। मैं काम खत्म होने के बाद वापस आऊंगा। दक्ष ने सुनने से इनकार करते हुए अपना सिर हिलाया। एस्टेरिया दूत ने ये देखकर अपना सिर हिलाया कि दक्ष कितनी गंभीर थी। हालांकि उसने एक बार फिर पुष्टि के लिए पूछा। राजकुमारी, क्या हम चले जाएं? कियानडी की दूत एक युवा महिला थी। वह भी खड़ी हो गई और उसने राजकुमारी से पूछा कि क्या वह जाना चाहती है। राजकुमारी ने दक्ष की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। कियानडी दूत ने सम्राट की ओर देखा और सम्राट की अनुमति मांगी। आखिरकार वे यहाँ मेहमान थे। तुम भी जा रहे हो? तुम सब इतनी जल्दी में क्यों हो? मैंने एक को जाने दिया, लेकिन मैं और लोगों को नहीं जाने दूंगा। इतनी अच्छी रैंक पाने के लिए आज रात को हम दावत रखेंगे। सम्राट ने बच्चों जैसी नाराजगी जताते हुए उन्हें जाने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। अगर सभी चले गए तो दावत में कौन शामिल होगा? यह अंतिम है। दावत खत्म होने से पहले कोई नहीं जा रहा है। दक्ष ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। ऐसे सम्राट को देखना मजेदार था जिसने उसे बुरा एहसास नहीं होने दिया। चूंकि सम्राट ने लोगों को जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, इसलिए वे सभी वहीं रहने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने शाम को सिंहासन कक्ष में बिताया। डू लियांग से परीक्षणों में क्या हुआ, इस बारे में कहानियां सुनी, जबकि साम्राज्य शाम की दावत के लिए तैयार था। साम्राज्य ने इतनी तेजी से काम किया कि 3 घंटे में ही भोज तैयार हो गया। भोज सिंहासन कक्ष में ही परोसा गया। भोज के दौरान सभी ने जी भरकर खाया। दावत खत्म होने के बाद ट्रिसियन दूत अकेले चले गए। कियानडी दूत कियान यू और दक्ष के साथ एक उड़ने वाले जानवर पर चले गए जो एक विशाल जहाज जितना बड़ा था। एक विशालकाय जानवर आकाश में ऐसे उड़ रहा था मानो वह आकाश पर एकमात्र शासक हो। सबसे अच्छा तो वह पौराणिक किलिन जानवर लग रहा था जिसके बारे में दक्ष ने सिर्फ किंवदंतियों में सुना था। उसके माथे पर एक सींग था, पेट पीला था, पीठ बहुरंगी थी, शरीर हिरण का था और पूंछ बैल की थी। इसके सौम्य स्वभाव के कारण यह एक शांत जानवर जैसा प्रतीत होता था, लेकिन इसकी रहस्यमय आभा के कारण इसे कम आंकना कठिन था। विशालकाय किलिन आसानी से उन तीनों के साथ चला गया। दूत आगे बैठा था, कियान यू उसके पीछे बैठा था और दक्ष अंत में बैठा था और इस नई दुनिया के सुंदर दृश्यों को देख रहा था। दुनिया एक साधारण दुनिया लग रही थी जिसमें कुछ भी अलग नहीं था। वे डू लियांग के साम्राज्य की सीमाओं से बाहर नहीं गए थे, इसलिए उन्हें केवल आबादी वाला क्षेत्र दिखाई दिया जो हरियाली से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसमें प्रकृति और इमारतों का अच्छा मिश्रण है। तुम हैरान लग रहे हो, क्या ये तुम्हारा पहली बार हाफ किलिन जानवर देखने का अनुभव है? कियान यू ने दक्ष से पूछा, क्योंकि उसने देखा कि वह जानवर को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। आधा किलिन? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। उसने जो विवरण पढ़ा था उसके अनुसार किलिन ऐसा ही दिखना चाहिए। वे इसे आधा किलिन जानवर क्यों कहते हैं? क्या असली किलिन अलग है? वह आश्चर्य किए बिना नहीं रह सका। हाँ, आधा किलिन। क्या तुम्हें लगता है कि यह असली किलिन था?
वे पौराणिक हैं और केवल किंवदंतियों में ही मौजूद हैं। हम किलिन के सबसे करीब इस आधे किलिन जानवर के माध्यम से पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये दिखने में भी असली किलिन के खून का एक अंश है, कियान यू ने समझाया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश यहीं पर समानताएं समाप्त हो जाती है। हाफ किलिन देखने में तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन जब ताकत की बात आती है तो वो उसके आसपास भी नहीं है। ये लड़की सही कह रही है, ये किलिन जैसी दिखती है, लेकिन इसमें अंतर है। साथ ही असली किलिन एक शाही जानवर है। वे पूरी दुनिया को जला देंगे और सवारी बनने से पहले ही मर जाएंगे। ये चीज एक सस्ती नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। जून ने भी अपनी बात में इजहार किया। उसकी आवाज केवल दक्ष को ही सुनाई दे रही थी। क्या असली किलिन भी मौजूद है? दक्ष ने जून से पूछा, जो उसके पास आया था। बेशक वे मौजूद है, लेकिन कहाँ, यही बड़ा सवाल है। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से उनमें से किसी को नहीं देखा है। मैंने केवल कुछ लोगों से उनके अस्तित्व के बारे में सुना है, जुन ने उत्तर दिया। तुम क्यों मानते हो कि वे मौजूद हैं, जबकि तुमने उन्हें देखा ही नहीं? तुमने भी अफवाहें सुनी है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जून से कहा। किसी भी मामले में भले ही यह जानवर असली किलिन न हो, लेकिन इसका रूप ही इसके लायक है, दक्ष ने टिप्पणी की। कियान यू को लगा कि दक्ष उससे बात कर रहा है। उसने जवाब देते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, हाफ किलिन भी दुर्लभ है, केवल हमारे कियानडी साम्राज्य के पास ही वे हैं। जब कियान यू और दक्ष आपस में बात कर रहे थे तो दूत उलझन में सामने बैठा था। राजकुमारी राजकुमार जैन से ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे वह एक मूर्ख हो जिसे ऐसी बुनियादी बातें भी नहीं पता। और राजकुमार जैन इतना अज्ञानी क्यों बन रहा है? उसने भौहें सिकोड़ते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। क्या वे कोई भूमिका निभा रहे हैं? उसने सोचा और खुद को बहाना बनाया। किलिन आकाश में दौड़ता रहा और जल्द ही उसने डुलियांग के साम्राज्य की सीमाओं को छोड़ दिया। जैसे ही किलिन ने साम्राज्य छोड़ा, दक्ष ने आसपास का माहौल बदलते देखा। प्रकृति और इमारतों का मिश्रण गायब हो गया था। इसके बजाय उसके सामने जो बचा था वह एक रेगिस्तान था जहां एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। इंसान तो दूर, जानवर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हाफ किलिन घंटों तक बिना आराम किए उड़ता रहा। दक्ष और कियान यू के बीच बातचीत कभी कभार ही होती है और बहुत ही बेतरतीब चीजों के बारे में। दूत ने उनकी सारी बातचीत सुनी और हर बीतते पल के साथ उसे अजीब महसूस होता रहा। उसे ये भी लगने लगा कि कियान यू और दक्ष को एक दूसरे पर क्रश हो गया है, जिसकी वजह से वे इतना अजीब व्यवहार कर रहे हैं। उसे अभी भी यह एहसास नहीं हुआ था कि जिसे वो ट्रिसियन का राजकुमार समझ रही थी, वो कोई और ही था। हमें कितनी दूर जाना है? दक्ष ने कियान यू से पूछा। वो जितनी जल्दी हो सके एस्टेरिया जाना चाहता था। दुर्भाग्य से वो इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वो अपना ट्रायल पूरा करके कियानडी पहुंचने के बाद ही वहां से निकल सकता था। 5 दिन, कियान यू ने उत्तर दिया। क्या बकवास है? इस गति से 5 दिन? कियानडी कितनी दूर है? दक्ष ने चौंक कर कहा। उसने सोचा कि जिस गति से वे उड़ रहे थे, उसे देखते हुए ज्यादा से ज्यादा 1 दिन लगेगा। 5 दिनों तक इस गति से यात्रा करना, इसका मतलब है कि उनके वर्तमान स्थान और कियानडी के बीच की दूरी लाखों किलोमीटर थी। उसने दूत की ओर देखा जो कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि दूत उसके अगले शब्द न सुन ले, उसने अपने होंठ कियान यू के कानों के करीब लाए। क्या हम यहीं लड़ सकते हैं? मेरा वादा पूरा हो जाएगा और मैं यहाँ से जा सकूंगा। चलो, इस सब झंझट में समय बर्बाद न करें, उसने कियान यू के कान में फुसफुसाया। दूत ने देखा कि दक्ष ने कियान यू के कानों में कुछ फुसफुसाया जिसे वह सुन नहीं पाए। वो महसूस कर सकती थी कि जिज्ञासा में उसकी हिम्मत टूट रही है। नहीं, वादा था कि हम इसे कियानडी में करेंगे। आपको इंतजार करना होगा, भले ही आप अधीर हो, कियान यू ने जवाब दिया और अपनी आंखें घुमाई। क्या? दूत ने कियान यू की प्रतिक्रिया सुनी। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने कियान यू के शब्दों को गलत समझा था। कियानडी में करो, अधीर। वे न केवल एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, बल्कि उन्होंने ऐसा करने का फैसला भी किया। उसने सोचा और उसके होंठ आश्चर्य से खुल गए।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही दिनों में चीजें इतनी आगे बढ़ गई है। कियान यू के बारे में उसे जो पता था, उसके अनुसार इस लड़की ने पहले चरण में भाग लेने के लिए निकलते समय पेई जैन की तरफ ठीक से देखा भी नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों इतने करीब आ गए कि इतनी अश्लील बातें खुलेआम करने लगे। चेह, ये बहुत अच्छा होगा अगर ये लड़की यहीं लड़े। वो यहाँ सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रही है, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। चूंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वो सिर्फ अपना सिर हिला सकता था और इंतजार कर सकता था। कोई दूसरा विकल्प नजर न आने पर 5 दिन तक इंतजार करना ही सबसे अच्छा विकल्प लगा। वो उन दोनों को मारकर भाग जाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन ये जोखिम उठाने लायक नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रतीक्षा करने लगा, ताकि वह ये सुनिश्चित कर सके कि उसका समय बर्बाद ना हो। धीरे धीरे समय बीतता गया, दिन रात में बदल गया और रात दिन में। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी यात्रा जारी रही। रेगिस्तान फिर से हरा भरा हो गया और आसपास का माहौल बदलता रहा। वे दूसरे साम्राज्य में प्रवेश कर गए। 5 दिन बीतने के बाद दक्ष को एहसास हुआ कि यह साम्राज्य कियांदी नहीं था, जैसा कि उम्मीद थी। हाफ किलिन वहां नहीं रुका और उड़ता रहा। वह सीधे अगले साम्राज्य की ओर उड़ गया। 5 से ज्यादा साम्राज्यों से गुजरने के बाद वे आखिरकार कियांडी साम्राज्य पहुंच गए। ठीक 5 दिन बीतने के बाद आधा किलिन नीचे जाने लगा। यह एक भयावह दिखने वाली जगह के सामने गिरा। राजकुमारी, जैसे ही हाफ किलिन जमीन पर उतरा, महल के चारों ओर के पहरेदार एक उचित संरचना में आ गए। वे कियान यू को हरा देने के लिए एक घुटने पर बैठ गए। कियान यू ने अभिवादन को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने दक्ष की ओर देखा और उसे आदेश दिया, मेरे साथ आओ। कियान यू महल में दाखिल हुआ, जबकि दक्ष पीछे से आया। दूत भी उनके साथ चल रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। हालांकि जब दालान 2 दिशाओं में विभाजित हो गया, तो कियान यू ने दूत से अलग रास्ता लिया। इसने दूत को कियान यू को पुकारने के लिए मजबूर किया। राजकुमारी, आप कहां जा रही हैं? हमें महामहिम को रिपोर्ट कर। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। ना है, उसने चिल्लाकर कहा। मैं ये बाद में करूंगी, मुझे अभी कुछ और महत्वपूर्ण काम करना है। मैं प्रशिक्षण क्षेत्र में जा रही हूँ, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। मैं अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद पिताजी से मिलूंगी, कियान यू ने कहा और उसने रुकने से इनकार कर दिया। क्या वो उसके साथ ऐसा करने के लिए इतनी उत्सुक है कि वो अभी अपने पिता से नहीं मिल सकती, और वह प्रशिक्षण क्षेत्र में ऐसा करना चाहती है? उसने सोचा और वह चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। जब वह कियान यू को जाते हुए देख रही थी तो उसका मुंह खुला रह गया। कियान यू को इस बात का पता नहीं था कि उसने दूत पर क्या प्रभाव डाला है। उसे नहीं पता था कि उसने क्या गलतफहमी पैदा कर दी है। ये स्पष्ट नहीं था कि अगर उसे अपने विचारों के बारे में पता चलता तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती। कियान यू दक्ष को ट्रेनिंग हॉल में ले गई। दरवाजा बंद करने से पहले वो उसके साथ अंदर चली गई। यहीं पर हम लड़ेंगे, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा। कोई हमें परेशान नहीं करेगा। अच्छा, जीतने के बाद मैं चला जाऊंगा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपने और कियान यू के बीच कुछ दूरी बनाई और फिर एक काली जंग लगी तलवार निकाली। मैं तैयार हूँ, उन्होंने समय की तलवार हाथ में लेकर शांतिपूर्वक खड़े होकर घोषणा की। मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं ताकि मैं तेजी से काम पूरा कर सकूं। मैंने तुम्हारी वजह से पहले ही कई दिन बर्बाद कर दिए हैं, दक्ष ने कियान यू से कहा जब वो हाथ में समय की तलवार लेकर खड़ा था। वो कुछ हद तक परेशान था कि उसे 5 दिन और रुकना पड़ा ताकि वे इस कमरे में लड़ सके। वे आसानी से रेगिस्तान में भी लड़ सकते थे। दुर्भाग्य से उसके लिए लड़की जिद करती रही। आखिरकार बात खत्म होने का समय आ गया और लड़की अभी भी दरवाजा बंद करने के बारे में सोच रही थी। वो खुद को चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता था। ये पहली बार है जब मैंने किसी को अपनी हड्डियां तुड़वाने के लिए इतना उत्सुक देखा है। तुम एक विशेष मामला हो, है ना? कियान यू ने आलस से दक्ष से पूछा। दक्ष ने गहरी सांस ली और फिर अपना सिर हिलाया। अगर तुम यही सोच रहे हो
तो जरूर, लेकिन कृपया जल्दी करो। मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम अभी कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं पहले कार्रवाई करूंगा, और अगर तुम और भी ज्यादा देरी करोगे तो मैं अपना वादा भूलकर चला जाऊंगा। इसलिए खिलवाड़ मत करो। चिंता मत करो, मैं अब थक चुकी हूँ। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि लड़ाई के दौरान कोई भी हमें परेशान न करे। ये पहली बार है जब मैं किसी लड़ाई के लिए इतनी उत्साहित हूँ। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे पराजित किया है। इससे मेरा खून खौल रहा है। मैं किसी को भी हमारी लड़ाई में बाधा नहीं डालने दूंगी, कियान यू ने आगे बढ़ते हुए समझाया। उसने अपना स्थान ग्रहण किया और फिर अपनी तलवार भी निकाल ली। उसकी तलवार हल्की और फुर्तीली थी। ये दक्ष की भारी तलवार से बिल्कुल उलट थी, जो भारी और मोटी थी। जहां उसकी तलवार गति और तीखेपन पर केंद्रित थी, वहीं उसकी तलवार दुश्मन की हर रक्षा को तोड़ने पर केंद्रित थी। क्या तुम तैयार हो? एक बार जब मैं शुरू कर दूंगी तो संतुष्टि महसूस करने के लिए तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ने से पहले पीछे नहीं हटोगी। मैं तभी शुरू करूंगी जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगी। इसलिए मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ। लड़की ने दक्ष से पूछा, क्या हम शुरू कर सकते हैं? मैंने तुमसे वादा किया था, तभी से मैं तैयार हूँ। तुम ही हो जो इसमें देरी कर रहे हो। इसलिए बात करना बंद करो और मेरे पास आओ। दक्ष ने घोषणा की। जितना वह बोल रहा था उसका स्वर असामान्य रूप से तेज होता जा रहा था। अच्छा, अंततः कियान यू ने कदम बढ़ाया और उसने सीधे दक्ष की ओर गोली चलाई। उसकी तलवार उसकी छाती की ओर तान दी। दक्ष ने अपनी भारी तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया और फिर उसे नीचे गिराया। तलवार जहां से भी गुजरी, वहां से एक लाल प्रकाश का चाप गुजरा और आखिरकार तलवार से प्रकाश का ये चाप कियान यू की ओर बढ़ा। ये काम नहीं करेगा, कियान यू ने अपनी तलवार से वार करते हुए गरजते हुए कहा। उसकी तलवार से प्रकाश की एक नीली चाप निकली जो लाल रोशनी से टकराए। जैसे ही दोनों रोशनियां टकराईं, एक शक्तिशाली प्रभाव हुआ जिसने दक्ष और कियान यू दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जबकि कियान यू को अपना संतुलन पाने से पहले 10 कदम पीछे धकेल दिया गया, दक्ष को केवल कुछ कदम ही पीछे धकेला गया। उसने तेजी से अपना संतुलन प्राप्त किया और इस संघर्ष के लिए मिले थोड़े से समय का अपने लाभ के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने छोटी दूरी की टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और गायब हो गया। वो इतनी तेजी से गायब हो गया कि उसे पलक झपकाने का भी समय नहीं मिला। दक्ष लड़की के पीछे दिखाई दिया और अपनी तलवार से वार किया। खटखट, उसकी तलवार कियान यू की पीठ पर वार करने वाली थी, लेकिन ठीक उसी समय एक उड़ती हुई तलवार ने उसके हमले को रोक दिया। यह आत्मा तलवार अब मुझे ईर्ष्यालु बना रही है, दक्ष ने कहा और कियान यू के उस पर हमला करने से पहले ही वो पीछे कूद गया। कियान यू के हाथ में एक हल्की तलवार थी। उसकी आत्मा की तलवार उसके पास तैर रही थी, जो दक्ष की ओर बढ़ रही थी। उसके पास अपनी प्राचीन अंगूठी के अंदर एक आत्मा तलवार भी थी। दुर्भाग्य से उसकी आत्मा तलवार पहले से ही अपनी अंतिम सांसों पर थी। यह उड़ने में सक्षम थी, लेकिन इसका अधिकांश भाग पहले ही नष्ट हो चुका था। वो अब इसे पूरी तरह से खोने के जोखिम के बिना उपयोग भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी आत्मा तलवार को फिर से बनाने से पहले इसका इस्तेमाल न करने का फैसला किया था। जब उसने कियान यू की आत्मा तलवार को अपनी ओर बढ़ते देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी याद ताजा हो गई, क्योंकि उसे भी इसका इस्तेमाल करने की इच्छा हुई। दुर्भाग्य से वो ऐसा नहीं कर सका। उसे एक के विरुद्ध 2 से लड़ना था। आत्मा की तलवार दक्ष तक पहुंची, जिसने एक बार फिर टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया। अजीब बात यह है कि जैसे ही वो कियान यू के पास आया, उसने उस पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही तैयार थी और उसे पता था कि वह वहां आने वाला है। ये टेलीपोर्टेशन ट्रिक बहुत अच्छी है, लेकिन इसे बेकार बनाने के लिए किसी व्यक्ति को केवल आपकी लड़ने की शैली जानने की आवश्यकता है। यह अब मेरे खिलाफ उपयोगी नहीं होने वाला है, कियान यू ने गर्व से घोषणा की। दक्ष ने एक बार फिर टेलीपोर्ट किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कियान यू इतनी तेजी से आएगा। अगर वो टेलीपोर्ट होने में 1 सेकंड भी देरी करता तो उसका सिर जमीन पर लुढ़क जाता। अरे, क्या ये झगड़ा नहीं था? तुम मेरी गर्दन क्यों काटने की कोशिश कर रहे हो?
दक्ष ने पूछा। जब वह उससे 10 मीटर दूर दिखाई दिया तो उसने भौहें सिकोड़ ली। उसने मौत को इतने करीब से देखा था कि वह अपनी गर्दन को सहलाए बिना नहीं रह सका। उसके दिल में अभी भी यह एहसास था कि यह कितना जोखिम भरा था। इस लड़की के पास टेलीपोर्ट करना जोखिम भरा है। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे अपरंपरागत होना होगा, उसने खुद से सोचा और उसने भारी तलवार को और कसकर पकड़ लिया। रुको, मैं अब उस जगह पर नहीं हूँ। यहाँ कोई भी मुझे संत किलर वारिस के रूप में नहीं सोचता। मैं यहाँ संत राजा जियानवू की तलवार का उपयोग कर सकता हूँ, उसने अचानक सोचा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ अपरंपरागत कैसे हो सकता है। कियान यू के सामने उसका पूरा दृष्टिकोण ताकत का उपयोग करना था, क्योंकि वो किंग स्वॉर्ड का उपयोग नहीं कर सकता था। उसने उसके सामने केवल समय की भारी तलवार का उपयोग किया, जिससे उसकी गति धीमी हो गई। कियान यू ने नहीं देखा था कि वह राजा की तलवार के साथ कितना तेज हो सकता है। ये कुछ ऐसा था जो उसे लगा कि वह उसे भ्रमित कर सकता है। मैंने कभी नहीं कहा कि यह बच्चों जैसी लड़ाई होगी। तुम्हें किसने बताया कि हमले हल्के होंगे? तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊं अगर मैं इसे असली लड़ाई नहीं मानता? कियान यू ने दक्ष से पूछा। उसने बात करते समय भी हमला करना बंद नहीं किया। आत्मा तलवार पूरे क्षेत्र में उड़ती रही। जितना ज्यादा दक्ष टेलीपोर्ट होता, उतनी ही तेजी से कियान यू की आत्मा तलवार उसका पीछा करने लगती। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, मुझे दोष मत दो, दक्ष ने कहा। एक बार फिर कियान यू के पास टेलीपोर्ट होने से पहले उसने राजा की तलवार भी निकाल ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक बार फिर पता चल गया था कि वह कहां दिखाई देने वाला है। उसकी नीली तलवार ने उस तक अपना रास्ता खोज लिया। दुर्भाग्य से उसकी तलवार को दक्ष की भारी तलवार ने रोक लिया। उसने अपनी भारी तलवार से उसकी तलवार को रोक दिया, जिसे उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ रखा था। उसके दाहिने हाथ में राजा की तलवार थी। राजा की तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसने उसकी पीठ पर वार किया। कियान यू की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि वह 2 तलवारों का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी हल्की तलवार बिजली की तरह तेजी से उसकी गर्दन की ओर चमकी। उसने अपनी तलवार को आगे बढ़ाया जो दक्ष की भारी तलवार से टकरा रही थी। उसने इस धक्के के प्रभाव का इस्तेमाल खुद को पीछे धकेलने के लिए किया। वो टूटी पतंग की तरह वापस उड़ी और उससे 10 मीटर दूर जमीन पर जा गिरी। दुर्भाग्य से दक्ष पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। राजा की तलवार के उसकी पीठ पर वार करते ही कियान यू के कोमल होठों से चीख निकल गई। वो गुस्से में दहाड़ते हुए पीछे मुड़ी, लेकिन दक्ष वहां नहीं था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। वो कुछ सेकंड तक धैर्यपूर्वक इंतजार करती रही, लेकिन दक्ष कहीं दिखाई नहीं दिया। तुम कमीने, तुम एक बार फिर भाग गए, वह गुस्से से दहाड़ उठी। ये वही चाल थी जो दक्ष ने पिछली बार इस्तेमाल की थी। वो गायब हो गया था। वो सोचती रही कि उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया है और वह भाग जाने के बाद दिखाई देगा। उसने सोचा कि अब भी ऐसा ही है। दुर्भाग्य से वो गलत थी। दक्ष अभी भी उसके पीछे खड़ा था। समस्या ये थी कि वह भ्रम के नियम का इस्तेमाल कर रहा था, जो उसकी सफलता के बाद और भी मजबूत हो गया था। उसने अपनी आभा को हटाने के लिए स्वर्ग के कफन का भी इस्तेमाल किया। स्वर्ग के कफन और भ्रम के नियम के संयोजन के साथ वह वास्तव में एक भूत की तरह था, विशेष रूप से उस लड़की के खिलाफ जिसके पास उसकी तुलना में बहुत अधिक साधना नहीं थी। ये स्पष्ट नहीं था कि यह भ्रम संत क्षेत्र साधक के विरुद्ध कितना प्रभावी होगा, लेकिन ये कियान यू के विरुद्ध वास्तव में प्रभावी था। कियान यू ने पहले ही सोच लिया था कि दक्ष भाग गया है। वो अपना हथियार नीचे करने ही वाली थी। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, उसने देखा कि दक्ष उसके सामने आ गया। उसकी तलवार की नोक कियान यू की गर्दन पर टिकी हुई थी। हल्का सा वार और कियान यू मर जाता। क्या मैं इसे आपकी हार मान लूं? उसने सहजता से पूछा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कियान यू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। उसने उसे धोखा दिया? मैं इसे तुम्हारी हार मान सकता हूँ, है ना? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए लड़की से पूछा। उसकी तलवार की नोक कियान यू की गर्दन को छू रही थी।
सौभाग्य से दक्ष का नियंत्रण अच्छा था, तलवार उसकी गर्दन में नहीं घुसी। हालांकि ये स्पष्ट था कि अगर उसने थोड़ा और बल लगाया तो उसकी गर्दन में घुस जाएगी। तुमने धोखा दिया, कियांग यू ने शिकायत की। कितनी बेशर्मी है। क्या बेशर्मी है? इसमें बेशर्मी जैसी कोई बात नहीं है। युद्ध में सभी चालें चल सकती है। तुमने खुद कहा था कि तुम इसे एक असली युद्ध की तरह ले रहे थे, जहां हमें मारने की अनुमति थी। क्या इसीलिए तुमने मुझ पर इतना खुलेआम हमला नहीं किया? दक्ष ने कियांग यू से कहा और उसके होठों पर एक नकली मुस्कान आ गई। उन्होंने आगे कहा, यदि यह ऐसा युद्ध है तो क्या आप सचमुच उम्मीद करते हैं कि दुश्मन विचारशील होगा? आप लड़ाई की गंभीरता तय करते हैं और मैंने बस आपके नेतृत्व का पालन किया। यदि आप अभी भी अपनी हार पर विचार नहीं करते हैं तो मुझे नहीं पता कि अब और क्या कहना है। उसने अपनी राजा की तलवार को नीचे उतारा और उसे वापस अपने भंडारण रिंग में रख दिया। वापस लौटने से पहले उसने भारी काली तलवार के साथ भी ऐसा ही किया। तुम क्या कर रहे हो? कियांग यू ने पूछा। जैसा कि मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचती हो। मेरी नजर में तुम पहले ही मर चुकी हो और मैं मरे हुए लोगों से नहीं लड़ता। दक्ष ने आलस से लड़की की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब मुझे जाने दिया जाना चाहिए और तुम चाहो तो भी मुझे नहीं रोक सकते। अगर तुमने कोशिश की तो तुम ही असली बेशर्म होगे, उसने आगे कहा और चलते हुए कहा। ये कियांग यू के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। दक्ष के शब्द समझ में आते थे और उसे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। वो बेशर्म हो रही थी। यह सही है, वही थी जिसने इसे मौत की लड़ाई बना दिया। मौत की लड़ाई में क्या धोखा? ये सब उसकी क्षमता है, ये धोखा नहीं था। वह इसे धोखा कहने वाली कौन होती है? जब उसे एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ है तो उसके दिमाग में कई विचार तैरने लगे। उसने एक गहरी सांस ली और फिर निराशा की सांस छोड़ी। तुम सही हो, मैं हार गई, कियांग यू ने घोषणा की। यह अच्छी बात है कि तुम समझदार हो। अब मैं जा रहा हूँ, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह चलने लगा। उसने कियांग यू द्वारा बंद किए गए दरवाजे को खोला। वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसने कियांग यू की बात की विनती सुनी। तुमने लड़ाई जीत ली है, लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा वादा किया था वैसा ही करूंगी। तुम्हारा पर्दाफाश नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा तुमसे एक अनुरोध है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात सुनोगी, कियांग यू ने सिर नीचे करते हुए जवाब दिया। एक अनुरोध? दक्ष ने आंखें मूंदकर पीछे मुड़ते हुए पूछा। उसने उत्सुकता से पूछा, कौन सा अनुरोध? यहाँ रहो। तुम वास्तव में ट्रिसियन के राजकुमार नहीं हो। अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें पहचान लिया जाएगा। एक पिता के लिए ये समझना आसान है कि तुम उसके बेटे नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम यहीं रहो, कियांग यू ने समझाया। चिंता मत करो, मैं ट्रिसियोन नहीं जा रहा हूँ, दक्ष ने लापरवाही से उत्तर दिया। आप ट्रिसियोन नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? कियांग यू ने पूछा। दक्ष अपने माथे को रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। पहले मुझे एक बात का जवाब दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, उसने कियांग यू को देखते हुए कहा। पूछो, कियांग यू ने धीरे से कहा। आप मेरी पत्नी कब बनी? दक्ष ने पूछा। तुम्हारी पत्नी? तुम्हारा क्या मतलब है? कियांग यू दक्ष की बात से उलझन में थी। उसकी पत्नी? वो उसकी पत्नी क्यों होगी? या वह ये कहना चाह रहा था कि वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था? बेशक मैं आपकी पत्नी नहीं बनी, उसने आगे कहा। तुम्हें नहीं पता? दिलचस्प है, दक्ष ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। उसने आगे पूछा, तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे सिर पर इतनी जल्दी वार किया था, जितना मुझे याद है। कियांग यू ने एक कदम पीछे हटते हुए संयम से पूछा। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या हो गया। वो बेवकूफों की तरह सवाल क्यों पूछ रहा था? तो तुम न तो मेरी पत्नी हो और न ही मुझसे प्यार करती हो, तो फिर बेवकूफ, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुमसे कोई रिश्तेदार नहीं हूँ और हम दोस्त भी नहीं हैं। मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊं? उसने पीछे मुड़ने से पहले उसका मजाक उड़ाया। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया।
जैसे ही दक्ष बाहर निकला, उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक महिला खड़ी थी। वो महिला कोई और नहीं बल्कि वही दूत थी जो उन्हें यहाँ लेकर आई थी। महिला इधर उधर घूम रही थी। वो चिंतित लग रही थी क्योंकि वो कल्पना कर रही थी कि अखाड़े के अंदर क्या हो रहा होगा। उसने अंदर देखने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह बेशर्म नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए वो केवल कल्पना ही कर सकती थी। दुर्भाग्य से हर बीतते सेकंड के साथ उसकी कल्पना और भी कामुक होती जा रही थी। वो पहले से ही देखा जा सकता था कि कियान यू और दक्ष जमीन पर लौट रहे थे, नंगे होकर जंगली खरगोशों की तरह एक दूसरे से संभोग कर रहे थे। उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अखाड़े की ओर फिर से नजर डाली। उसने देखा कि दक्ष दरवाजे पर खड़ा था। उसके कपड़े पसीने से लथपथ थे और उसकी सांसें कुछ असामान्य थी। दक्ष को इस तरह देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी स्थिति ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी कल्पना पूरी तरह सच थी, खासकर तब जब उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था जिससे उसे ऐसा लगे कि वो सच है। उसने यह नहीं सोचा था कि दक्ष कियान यू से लड़ने के लिए अंदर गया था और अपने शरीर पर एक भी घाव के बिना बाहर आ गया। दक्ष ने उस महिला के लाल चेहरे को देखा। उसके दिमाग में एक विचार आया जब उसे एहसास हुआ कि वह महिला क्या सोच रही थी। उसके दिमाग में एक दुष्ट योजना आई कि वो इस महिला के साथ खिलवाड़ करके कुछ मजा करे। उसने पीछे मुड़कर कियान यू की ओर देखा जो अंदर खड़ा था। कियान यू, तुम बहुत अच्छी थी। तुम बहुत तीव्र हो। मैं किसी दिन फिर से ऐसा करने के लिए जरूर आऊंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। कियान यू को लगा कि वो युद्ध के बारे में बात कर रहा है। उसने जवाब दिया, मैं इसका इंतजार करूंगी। वह नहीं जानती थी कि दक्ष उस महिला को चिढ़ाने के लिए दोहरे अर्थ वाली बात कर रहा था जो पहले से ही सब कुछ गलत समझ रही थी। दक्ष ने वो जगह छोड़ दी। उसे याद था कि वे किस रास्ते से आए थे। उसने जाने के लिए उसी रास्ते का अनुसरण किया। उसे रॉयल पैलेस छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने जाने से पहले कियान यू से एक नक्शा ले लिया था, इसलिए उसे पता था कि एस्टेरिया साम्राज्य कहाँ है। उसे केवल एस्टेरिया साम्राज्य और कियान डी साम्राज्य के बीच संबंधों के बारे में पूछताछ करनी थी। वो शाही शहर की गलियों में घूमता रहा, एक ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश करता रहा जो इतना मूर्ख दिखे कि उसे बिना शक के सब कुछ बता सके। वह जानता था कि दिखावे से धोखा हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र चीज थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था। दक्ष को जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उसे इस काम के लिए उपयुक्त लगा। वो एक मोटा आदमी था जो अपने हाव भाव से एक घमंडी युवा स्वामी जैसा लग रहा था। सौभाग्य से उस व्यक्ति ने कोई महंगी चीज नहीं पहन रखी थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह वास्तव में किसी बड़े परिवार से नहीं था, लेकिन उसमें केवल अहंकार था। दक्ष धीरे धीरे उस गोरे आदमी के पास गया जो लगभग 20 साल का लग रहा था। माफ कीजिए युवा मास्टर, दक्ष ने पुकारा। युवा गुरु। मोटा आदमी दक्ष की बातें सुनकर पीछे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि कौन सा युवा गुरु उसके पीछे चल रहा था। वहां कोई नहीं है, वो असमंजस में बुदबुदाया। जब दक्ष ने युवा मास्टर को पुकारा तो उस आदमी को लगा कि उसके पीछे कोई है, लेकिन अब जब उसे पता चला कि वह कोई नहीं है तो उसने दक्ष को गलत समझा। उसने सोचा कि दक्ष उसका मजाक उड़ा रहा है। तुम कमीने, तुमने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की। मोटे आदमी ने चिल्लाते हुए अपनी उंगली दक्ष की ओर इशारा किया। वह इतना गुस्से में था कि उसके गोल मटोल गाल भी कांप रहे थे। युवा मास्टर, आपका क्या मतलब है? क्या आप मेरे साथ खेल रहे हैं? दक्ष ने पूछा और वह उस मोटे आदमी के करीब गया। उसने उस आदमी के दोनों हाथ पकड़ लिए। तुम्हारे चेहरे पर जो ज्ञान है उससे ये स्पष्ट है कि तुम किसी भव्य परिवार से हो। किसी भी साधारण व्यक्ति के चेहरे पर इतनी बुद्धि नहीं हो सकती। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, दक्ष ने अपने चेहरे पर चापलूसी भरी नजर डालते हुए कहा। मोटा आदमी आश्चर्य से दंग रह गया। वो खुद को एक कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। उसने थोड़ी देर सोचा और महसूस किया कि दक्ष ने उसकी पहचान को गलत समझा था। उसे जीवन में पहली बार इतनी प्रशंसा मिली। वो खुद को हंसने से नहीं रोक सका। तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है। तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया। हा हा हा, तुम सही हो। मैं एक बड़े परिवार से हूँ, लेकिन मैं कम प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा हूँ।
दूसरों को मत बताना, आदमी ने कहा और उसके पूरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। उसने अपना दाहिना हाथ दक्ष के कंधे पर रखा। तुम सही हो, मैं एक अमीर परिवार का युवा मालिक हूँ, लेकिन मैं कम प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उजागर मत करो। मोटा आदमी गर्व से हंसा और उसने दक्ष के कंधे को थपथपाया। बेशक युवा मास्टर, मुझे पता था आप कोई आम आदमी नहीं हो सकते, चिंता मत करो, मैं आपका भेष उजागर नहीं करूंगा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा और उसके चेहरे पर चापलूसी भरी नजर थी। अच्छा लड़का, मोटे आदमी ने प्रशंसा करते हुए कहा। युवा गुरु, क्या आप कृपया मुझे अपना नाम बताकर मेरे कानों को प्रसन्न कर सकते हैं? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। हाँ, बिल्कुल, तुम भाग्यशाली हो कि तुम मेरे सामने हो। चूंकि तुम्हारी आंखें मुझे पहचानने में सक्षम है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूंगा, मोटे आदमी ने सिर हिलाया। मेरा नाम फूफू लैन है, उन्होंने आगे कहा। फूफू लैन? दक्ष ने अपने हाव भाव को वैसा ही बनाए रखने की कोशिश की और नाम अजीब लगने के बावजूद अजीब सा चेहरा नहीं दिखाया। किसी कारण से उसे यह अजीब लगा। मोटे आदमी के करीब पहुंचने के बाद दक्ष ने विषय पर वापस आते हुए कहा, युवा मास्टर फूफू, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप इस गरीब आदमी की मदद करेंगे, है ना? हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। जरूर, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें अपनी मदद से सम्मानित करूंगी, फूफू लैन ने दक्ष से कहा। उन्होंने आगे कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तब तक मैं आपकी मदद करता रहूंगा। बहुत बढ़िया, मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। सच तो ये है कि मैंने अपना सिर थोड़ा सा मारा था। उस पल से मेरी यादें उलझी हुई हैं। मेरे दिमाग में कुछ जानकारी गड़बड़ है, दक्ष ने खुलेआम झूठ बोला और अपने सिर के पीछे रगड़ा। उन्होंने आगे कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो मैं जानता हूँ वह सच है या नहीं, और साथ ही मैं आपकी मदद से कुछ रिक्त स्थानों को भर सकूं। हाँ, फूफू लैन ने दक्ष की विनती सुनी और खुलकर हंसने लगा। उसने सोचा था कि दक्ष कुछ बड़ी मांगेगा, और भले ही उसने वादा किया हो, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो बाद में उसे मना करने के लिए कोई चतुर बहाना बनाना पड़ेगा। उसने सोचा कि या तो उसे पैसे की जरूरत होगी या फिर उसे दक्ष के लिए लोगों की पिटाई करनी होगी। लेकिन जब उसे पता चला कि दक्ष सिर्फ कुछ सामान्य सवालों के जवाब देने में उसकी मदद चाहता है, तो वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। केवल इतना ही, आप सही व्यक्ति के पास आए हैं। मुझे सब पता है, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता हूँ, मेरे छोटे प्रशंसक फूफू लान ने अपनी हंसी को नियंत्रित करने के बाद कहा। अविश्वसनीय, मुझे पता था कि दयालु युवा स्वामी मना नहीं करेंगे। आप शायद एक प्रतिभाशाली राजकुमार हैं। आप मेरे जैसे किसी की मदद करने से कैसे मना कर सकते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे मिल सका, युवा राजकुमार, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक चापलूसी भरी नजर के साथ कहा। मोटा आदमी और भी ज्यादा खुश हो गया। दक्ष ने एक युवा स्वामी से एक युवा राजकुमार बनने की अपनी स्थिति पर गर्व किया था। वह इतना खुश था कि उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। दक्ष ने भी इसे नोटिस किया। वह देख सकता था कि उसकी योजना काम कर रही थी। जब तक वो इस आदमी को राजकुमार जैसा महसूस कराता रहेगा, वह आदमी झूठ नहीं बोलेगा और दक्ष को सब कुछ बताएगा। उसे बस जवाब चाहिए था। तो क्या हुआ अगर उसे एक बेवकूफ को कुछ बार राजकुमार कहना पड़े? पूछो, नौजवान, फूफू लैन ने दक्ष की ओर अपना हाथ बढ़ाया, इससे पहले कि वह अपना सिर ऊंचा करके चलने लगे। युवा गुरु, मुझे याद है कि हमारे साम्राज्य में एक राजकुमारी थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? दक्ष ने सबसे पहले पूछा। यह एक बेतरतीब सवाल था जो मुख्य विषय से संबंधित नहीं था, लेकिन उसे उस भूमिका को थोड़ा बहुत निभाना था। यह सही है, प्रिंसेस कियांग। वो बहुत प्रतिभाशाली लड़की है, फूफू लैन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह अपनी आवाज को थोड़ा कम करने से खुद को नहीं रोक सका ताकि केवल दक्ष ही सुन सके कि वह आगे क्या कहने वाला था। उन्होंने आगे कहा, बेशक वो मेरी तरह प्रतिभाशाली नहीं है। बेशक
वो राजकुमार फूफू जितनी प्रतिभाशाली कैसे हो सकती है? दक्ष ने स्वीकार किया। और क्या जानना चाहते हो? पूछते रहो। क्या तुम उसके रूप के बारे में जानना चाहते हो? फूफू लैन ने पूछा। उसने फिर से अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा। मैंने जो सुना है उसके अनुसार वो वाकई बहुत हॉट है। उसका फिगर बहुत है। ईमानदारी से कहूं तो उसके शरीर के सभी हिस्से सही जगह पर है। यार, मैंने उसे एक बार देखा भी है। उसके बहुत मुलायम होंगे। काश मैं उन्हें एक बार छू पाता। उन्हें चूमना बहुत अच्छा होगा। वो अपने होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं पाया और उसने कियान यू की कल्पना करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में लालच की झलक दिख रही थी। हे भगवान, यह आदमी कितना प्यासा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वह इतनी अद्भुत थी। दक्ष ने सोचा और उसने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उस आदमी को देखा। उसकी तारीफ सुनकर उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा घूम गया। वो अपनी धारणा को बदलने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह वाकई अच्छा लग रहा था। हालांकि वह इतनी बुरी भी नहीं थी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो उसके कर्व्स काफी अच्छे थे। फूफू लैन को जल्द ही एहसास हुआ कि उसके होठों से लार निकल रही है। उसे समझ में आ गया कि उसके प्रशंसकों के सामने यह एक बुरा शो था। उसे खुद पर काबू रखना था। शांत होने से पहले उसने अपनी लार पोंछी। मेरा मतलब है, वो एक आकर्षक लड़की है। बेशक मेरे लिए नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड के रूप में पहले से ही कई सुंदर राजकुमारियां हैं। उसने कुछ उद्धार करने के लिए गर्व से घोषणा की। बेशक, मुझे कोई संदेह नहीं है। दक्ष ने मासूमियत से सिर हिलाया। उन्होंने आगे पूछा, मेरे पास और भी प्रश्न है। क्या मैं आगे बोल सकता हूँ? बेशक, कृपया जारी रखें। फूफू लान ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, मेरा अगला सवाल साम्राज्य से संबंधित है। जहां तक मुझे याद है, एस्टेरिया साम्राज्य के साथ हमारी दुश्मनी थी। उसके बारे में क्या हुआ? मुझे ये खबर सुनने के अलावा और कुछ याद नहीं है कि एस्टेरिया राजकुमार राजकुमारी कियान यू से शादी करने जा रहा है। दक्ष ने उस आदमी से कहा। इसके बारे में बाकी सब कुछ मेरे दिमाग में खाली है। क्या उन दोनों की शादी हो चुकी है? या क्या उनकी शादी जल्द ही होने वाली है? उसने दक्ष के बगल में चलते हुए पूछा। हे भगवान, अगर यह आखिरी बात है जो तुम्हें याद है तो तुम्हें बड़ा आश्चर्य होने वाला है। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। यार, तुम बहुत कुछ भूल गए। यहाँ तक कि कभी कभी मुझे भी उन बातों पर विश्वास नहीं होता जो हुई। फूफू लान ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा। सच में? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। आखिर हुआ क्या था? मुझे शुरू से शुरू करना होगा। हुआ ये था कि एस्टेरिया के राजकुमार को राजकुमारी कियान यू से शादी करनी थी। दुर्भाग्य से वो किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया। ये बात एक बड़ी अशांति पैदा करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन ये सब नहीं था। जाहिर है, एस्टेरिया की राजकुमारी भी उसी दिन लापता हो गई। फूफू लैन ने दक्ष को समझाया। उन्होंने आगे कहा, अब मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि वह अभी भी अपने महल में छिपी हुई है, लेकिन यह निर्णय लेना मेरा काम नहीं है। उन्होंने आगे कहा, वैसे भी आप पहले से ही कल्पना कर सकते हैं कि इस बात ने चीजों को कैसे बदतर बना दिया। हमारे साम्राज्य ने एस्टेरिया को अपना वादा तोड़ने के लिए दोषी ठहराया, जबकि एस्टेरिया साम्राज्य ने हमें उनकी राजकुमारी का अपहरण करने के लिए दोषी ठहराया। दोनों साम्राज्यों के बीच परेशानियां बहुत बढ़ गईं। उन्होंने आगे कहा, 2 महीने भी नहीं बीते थे कि दोनों साम्राज्य एक दूसरे से लड़ने लगे। एक पूर्ण युद्ध हुआ। क्या युद्ध वास्तव में शुरू हो गया? क्या मिंग्यू ने नहीं कहा था कि हालात युद्ध के स्तर तक बिगड़ने में करीब 1 साल लगेगा? अगर यह इतनी जल्दी शुरू हो गया तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। उसकी नजरें अपने चारों ओर घूम रही थी। ये शाही शहर युद्ध में डूबा हुआ शहर नहीं लग रहा था। लोग शांत और सहज लग रहे थे। क्या युद्ध पहले ही खत्म हो चुका था? उसने सीधे पूछने का निर्णय किया क्योंकि उसके सामने बैठा आदमी उत्तर दे सकता था। युद्ध में क्या हुआ? क्या ये खत्म हो गया है? उसने फूफू लैन से पूछा। युद्ध? आप जानते हैं कि हम दशकों से एस्टेरिया के साथ युद्ध में हैं, लेकिन ये कभी इतना बुरा नहीं था। युद्ध में बहुत से लोग मारे गए। यह एक रक्तपात था।
युद्ध में शामिल होने गए अधिकांश लोग कभी वापस नहीं लौटे, फू फू लान ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, मेरे एक मित्र भी युद्ध में शामिल हुए थे। उनके 2 छोटे बच्चे थे और उनकी पत्नी भी नवविवाहित थी। उनकी बेचारी पत्नी ने इतनी कम उम्र में ही अपने पति को खो दिया। मुझे परिणाम बताओ, क्या हम जीत गए? अंत में क्या हुआ? दक्ष ने आगे पूछा। फिर क्या हुआ? हो, फू फू लान ने दूर क्षितिज में देखते हुए बड़बड़ाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, युद्ध काफी लंबा चला। वास्तव में यह अभी खत्म होने वाला नहीं था, लेकिन कल ही युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम? क्यों? जो साम्राज्य एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वे युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। क्यों? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एस्टेरिया का राजकुमार वापस आ गया है। वह यहाँ आया और उसने हमारे सम्राट से माफी मांगी और खुद युद्ध विराम के लिए कहा। वह राजकुमारी कियान यू से शादी करने के लिए भी सहमत हो गया। फू फू लैन ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। मृत आदमी वापस आ गया? दक्ष ने आश्चर्य से कहा। चौंकाने वाली खबर सुनकर दक्ष खुद को रोक नहीं सका और बोल पड़ा, मृत आदमी वापस आ गया? क्या मिंग्यू ने नहीं बताया कि उसका भाई मर चुका है? वो वापस कैसे आया? मृत आदमी, तुम्हारा क्या मतलब है? फू फू लान ने असमंजस में पूछा। ओह, थोड़ी देर रुकने के बाद उसने ऐसे कहा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। तुम्हारा मतलब है कि तुमने उसे मरा हुआ मान लिया था? ये सच है। वो मूल रूप से एक मरा हुआ आदमी था जब वह राजकुमार कियान यू से शादी करने से भाग गया था। अगर वह कभी पकड़ा जाता तो उसे बेरहमी से मार दिया जाता। क्या मैं सही हूँ? उसने दक्ष से पूछा और अपना सिर पीछे झुकाया और दक्ष के कहने का मतलब समझ पाने पर गर्व से हंसने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, यंग प्रिंस एक जीनियस है। तुम मेरा मतलब समझ गए, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। तो एस्टेरिया का राजकुमार यहाँ आया था और वह अभी तक मरा नहीं है? यह सही है। वो न केवल मर गया बल्कि उसने माफी भी मांगी। वो राजकुमारी कियान यू से शादी करने के लिए सहमत हो गया। उसने एक चौंकाने वाली बात भी कबूल की, फू फू लान ने कहा। उसने क्या कबूल किया? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। क्या उसने उन्हें पेई ज़ेन द्वारा उसके खिलाफ साजिश रचने के बारे में बताया था? वह पेई ज़ेन को उजागर नहीं कर सकता था, अन्यथा जब मैं महल के अंदर जाता तो लोग मुझे अजीब तरह से देखते। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे मेरे साथ इतना सामान्य व्यवहार करें। आखिर कौन ऐसा होगा जिसने पेई ज़ेन का चेहरा पहले नहीं देखा होगा? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पेई ज़ेन को उजागर किया जा सके। मुझे इस बात का यकीन है। उसने सोचा और उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने कबूल किया कि एक लड़की ने उसका अपहरण किया था। उसे नशीला पदार्थ देकर उसका अपहरण किया गया था। उसे एक पागल मनोरोगी ने किसी तरह की जेल में रखा था। जाहिर है वो महीनों तक वहीं रहा। अब जाकर वह मनोरोगी लड़की की हत्या करके भागने में सफल हुआ, फू फू लैन ने बताया। उसे बंधक बनाकर रखा गया था? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। क्या मिंग्यू ने गलत देखा? उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे मार दिया गया? या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने सोचा कि वह मर चुका है लेकिन वह बच गया और उसे जेल में रखा गया। उसने सोचा और फिर उसने अपने अपने सिद्धांत गढ़ने शुरू कर दिए। किसी भी मामले में यह अच्छी खबर थी। अगर उसका भाई जीवित होता तो मिंग्यू को एक अच्छा आश्चर्य मिलने वाला था। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि अगर यह सच है तो यह उसके लिए बेहतर होगा। भले ही मिंग्यू खुद को दोषी मानती हो कि उसे नहीं पता कि उसका भाई कैसे जीवित है और जेल में है, फिर भी कुल मिलाकर खुशी उसे अभिभूत कर देने वाली थी। हाँ, कम से कम मैंने तो यही सुना है। मुझे नहीं पता कि वह सच बोल रहा था या झूठ, लेकिन वह एस्टेरिया से सिर्फ एक गार्ड के साथ अकेला आया था। मुझे लगता है कि महामहिम ने उस पर विश्वास किया। शायद यही वजह है कि उसे जाने दिया गया, फू फू लान ने आगे कहा। वो आदमी भी चला गया? दक्ष ने पूछा। मैंने सोचा था कि मैं उससे मिल सकता हूँ और उसे मिंग्यू से मिलने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन वह पहले ही जा चुका है। ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर से आया हूँ। हालांकि यह अच्छा भी है।
अगर उस आदमी ने मुझे पेई जैन के चेहरे के साथ देखा होता तो वह बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर हमला कर देता, इसलिए यह अच्छा है कि वह यहाँ नहीं था। उसे ये भी एहसास हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था क्योंकि मिंग्यू का भाई यहाँ नहीं था। दक्ष ने सोचा कि मिंग्यू के भाई ने पेई जैन का पर्दाफाश इसलिए नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी कहानी पर संदेह किया जाए। ट्रिसियन और एस्टेरिया करीबी दोस्त थे और ट्रिसियन को दोषी ठहराना एस्टेरिया पर संदेह पैदा करने वाला था। इससे ट्रिसियन को कियांडी का पक्ष लेने का एक उचित बहाना भी मिल जाएगा। शायद यही कारण है कि उसके भाई ने अपनी कहानी में पेई जेन का नाम नहीं लिया, बल्कि उस महिला को ही दोषी ठहराया। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ, यह एक अच्छा निर्णय है। न केवल वो अपहरण के लिए माफी मांगकर कियांडी के करीब आता है, वो कियान यू से शादी भी करता है और कियांडी साम्राज्य का रिश्तेदार भी बन जाता है। इससे दोनों साम्राज्य करीब आ जाएंगे और ट्रिसियन के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। बुरा नहीं है, दक्ष ने सोचा। वो ये याद किए बिना नहीं रह सका कि मिंग्यू ने अपने भाई के बारे में क्या कहा था। उसे याद आया कि उसने कहा था कि उसका भाई एक रणनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अगर उसने वास्तव में ऐसा ही किया था तो ये समझ में आता है कि उसका भाई जीवित था। उसने गलत सोचा होगा। वो मरा नहीं, लेकिन बच गया। वो न केवल बच गया बल्कि युद्ध रोकने के लिए वापस आ गया। तो अब युद्ध खत्म हो गया है। दोनों पक्षों को कितने नुकसान हुए? क्या हमारे राजघराने या एस्टेरिया के राजघरानों में से कोई मरा? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। लगता है कि युद्ध अब रुक गया है। जब महामहिम कोई निर्णय लेंगे तो हम जान जाएंगे कि आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि वह राजकुमारी से शादी कर लेंगे। अगर एस्टेरिया राजकुमार वास्तव में फंस गया था तो उसकी कोई गलती नहीं है, फू लैन ने घोषणा की। इसका मतलब ये होगा कि हमारे साम्राज्य ने एस्टेरिया को दोषी ठहराकर और उन्हें संदेह का लाभ दिए बिना युद्ध के लिए दोषी ठहराकर गलत किया। हम जिम्मेदारी लेने का एकमात्र तरीका राजकुमारी से शादी करके इस दुश्मनी को रिश्ते में बदलना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, उन्होंने आगे कहा। तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते हो? दक्ष ने पूछा। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। क्या कोई और रहस्य भी था? अगर राजकुमारी को शादी करने की अनुमति दे दी गई तो क्या होगा? बेशक, अगर राजकुमारी ने एस्टेरिया प्रिंस से शादी की तो उसे जाना होगा। मैं उसका हॉट फिगर कैसे देख पाऊंगा? मैं उसे यहाँ अपने प्यार में डालने का अवसर भी खो दूंगा। यह अच्छा नहीं है, फू लैन ने मुस्कुराते हुए समझाया। वो दक्ष को अपना भरोसेमंद आदमी और प्रशंसक मानने लगा था। उसे नहीं लगता था कि दक्ष उसे धोखा देगा, इसलिए उसने अपने विचार छिपाए नहीं। दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने उसकी बातें सुनी। जवाब बहुत बेवकूफी भरा था। उसने सोचा था कि राजकुमारी की शादी न करने के पीछे कोई रहस्यपूर्ण बात है, लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि वह आदमी कामुक था। इस आदमी को बेवकूफ के अलावा कुछ और समझना बेवकूफी थी। युवा राजकुमार, बेशक केवल आप ही राजकुमारी के लायक है। दक्ष ने अभी भी अपने प्रशंसक के व्यक्तित्व को बनाए रखा। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? उसने पूछा। मेरे पीछे पहले से ही बहुत सारी लड़कियां हैं, मुझे और नहीं चाहिए। लेकिन शायद अगर मेरा मूड हुआ तो मैं कियान यू से मिलूंगा और उसके साथ ये काम करूंगा, फू लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बेवकूफ, ये तो मेरे जानने वाले सबसे अच्छे डींग हाँकने वाले से भी बेहतर डींग हाँकने वाला है, दक्ष ने सोचा और अपना सिर हिलाया। वैसे तुम्हें और क्या जानना है? आज मुझसे सब कुछ पूछ लो, मैं अच्छे मूड में हूँ। सवाल पूछते रहो, फू लैन ने दक्ष से कहा। मेरे मन में बस यही सवाल थे। मुझे लगता है कि यंग प्रिंस से इतनी देर तक बात करने के बाद मेरी याददाश्त का ज्यादातर खालीपन दूर हो गया है। आपकी समझदारी का असर मुझ पर भी पड़ रहा होगा, दक्ष ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, क्या ऐसा है? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, फू लैन ने गर्व से घोषणा करते हुए जोर से हंसा। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, आपने मुझे इतना प्रतिभाशाली क्यों बनाया? मैं इतना युवा, सुंदर और आकर्षक प्रतिभाशाली क्यों हूँ? इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आपने मुझ पर इतना भारी बोझ क्यों डाला?
ऐसा लग रहा था मानो वह वास्तव में देवताओं को दोष दे रहा था कि उन्होंने उसे प्रतिभाशाली बनाया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, अब जब आपने मुझे इतना महान बना दिया है तो मैं आपकी इच्छाओं का पालन करूंगा और यह बोझ उठाऊंगा। यह आदमी सच में बेशर्म है यार, मुझे नहीं पता कि उसकी बुद्धि मुझ पर असर डाल रही है या नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ लंबे समय तक रहा तो उसकी बेशर्मी निश्चित रूप से मुझ पर असर डालेगी, दक्ष ने सोचा जब उसने उस मोटे आदमी को बेशर्मी से खुद की तारीफ करते देखा। युवा मास्टर, आप वास्तव में महान हैं, लेकिन आपका समय भी कीमती है। मैं इस दुनिया के साथ आपका अधिक समय लेने का अन्याय नहीं कर सकता। अब मैं विदा लेता हूँ, दक्ष ने कहा और वह वापस मुड़ा और जाने लगा। अरे रुको, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है, मेरे साथ रहो, मेरा नौकर बन जाओ, बदले में तुम मेरा समय ले सकते हो। फूफू लैन ने दक्ष को पुकारा जब उसने उसे जाते हुए देखा। दक्ष ने खुद को चेहरे पर हाथ मारने से रोका। वो पीछे मुड़ना चाहता था और उस आदमी को खुलेआम बेवकूफ कहकर कोसना चाहता था, लेकिन उसने अपनी इच्छा पर काबू पा लिया और उस आदमी से बात करने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और न ही पीछे मुड़ा, वो चलता रहा। अजीब बात है, वो किस तरह का प्रशंसक है, मैं उसे अपना सेवक बनने का इतना बढ़िया अवसर दे रहा हूँ। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है, वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। और वो पलटकर भी नहीं देख रहा है। फूफू लैन ने गंभीरता से खुद को युवा राजकुमार समझना शुरू कर दिया था। उसका अहंकार केवल बढ़ता गया, इतना कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दक्ष वापस नहीं लौट रहा है। उसने आंखें घुमाते हुए कहा, ठीक है, यह उसका नुकसान है। वह भी पीछे मुड़ा और जाने लगा। दक्ष कुछ दूर तक चला और फिर उसने पेई जैन के बैग के अंदर झांका कि उस आदमी ने कौन सा जानवर इस्तेमाल किया है। पेई जैन के बैग के अंदर 2 खूंखार जानवर थे। दोनों जानवर तेज और मजबूत लग रहे थे।